हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप्स यू ऑल आर गुड. सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. रिद्धि अरोड़ा, मनीषा, कांक्षा, शिवम, श्री खुराना, गौरव, विजय, श्रुति, गरिमा, आयुष मिश्रा, नेहा बहुरिया. यस यस यस, वेरी गुड इवनिंग बच्चे. ओके. ममता इज आस्किंग प्लीज टेल मी. क्या पूछा बेटा आपने? यस, आई एम गुड. आई एम गुड यामिनी, आई एम गुड. होप यू ऑल आर गुड. चलिए, बहुत बढ़िया. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एफएम की पाठशाला में. एंड आई थिंक टुडे इज आवर फिफ्थ लेक्चर. ठीक है. सो दिस इज माय फिफ्थ क्लास. और हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है. एंड टुडे होपफुली वी विल बी वाइंडिंग अप दिस कंप्लीट यूनिट. एंड आई एम होपिंग फॉर कि आप साथ साथ क्वेश्चंस भी ट्राई कर रहे हो, बिकॉज अगर आप साथ नहीं करोगे तो फिर इस क्लास का कोई बेनिफिट भी नहीं होगा. Sir, next Thursday, will you take direct text test for professional? Definitely, I will plan for that. Definitely, definitely. Okay. Done, 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 done. ओके. सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने हैं, तो एक बार ही जरा पहले नोट डाउन करेंगे जरा. अच्छा, सिक्स्थ क्लास है. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. चलिए लिखिए जरा. आज की जो क्लास रहेगी उसमें व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया था. एंड उसमें आई आस्क यू वन क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर वो टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, वो आप बता दीजिए. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स. राइट. यस यस, निकाल रहा हूं बेटा, मैं सिखाऊंगा मैं अभी आपको. फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज एक वर्किंग कैपिटल लीवरेज. ये एक कॉन्सेप्ट है बेटा. ठीक है, ये आपको सीखना है और ये कई बार थ्योरी में आ जाता है और कई बार प्रैक्टिकल में भी आ सकता है. सो द अनदर कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज वर्किंग कैपिटल लीवरेज. यस. तीसरा लिखना है आपने. थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम लोग आज पढ़ेंगे दैट इज कैश मैनेजमेंट. ठीक है, तो वी विल बी वाइंडिंग अप दिस चैप्टर ऑल्सो, दैट इज कैश मैनेजमेंट. और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक तो टॉपिक पढ़ना है व्हाट इज नीड फॉर कैश. एक हमने पढ़ना है हाउ टू प्रिपेयर कैश बजट्स. राइट. और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमम कैश. हाँ जी, ऑप्टिमम कैश होल्डिंग. ठीक है जी, ऑप्टिमम कैश लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे. सो इन टूडेज क्लास वी विल बी ट्राइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स. एंड आफ्टर कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है दैट विल बी ओवर. ठीक है. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी फिक्सिंग वन टेस्ट फॉर दिस एंटायर टॉपिक. ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हम एक टेस्ट रखेंगे, एग्जीक्यूटिव का अलग रखेंगे, फाइनल का अलग रखेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैच ना करे. ठीक है ना, अलग अलग करेंगे उसको. ठीक है, वेरी गुड. कल वाली क्लास यस मैंने रिमूव कर दी थी, आई टोल्ड यू. चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे. पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक लिखना सबने. कॉन्सेप्ट नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स. टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स. दो ऑर्डर्स के बीच का टाइम गैप कैसे निकाला जाएगा, पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं. व्हाट डज इट मीन. देखिए, सपोज करिए माय एनुअल रिक्वायरमेंट इज लेट्स से 24,000 यूनिट्स.
ठीक है, सपोज माई एनुअल रिक्वायरमेंट इज 24,000 यूनिट्स एंड इफ आई से व्हाट इज माई EOQ, तो लेट्स से माई EOQ इज 2,000 यूनिट्स. मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 24,000 एंड माई EOQ साइज इज 2,000 यूनिट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी how many orders to be placed. So just write down number of orders to be placed. हाँ जी, आप बताइए how many number of orders will be placed if my annual requirement is 24,000 and my EOQ is 2,000. How many orders we will have to place? That is my question. Yes, anyone? हाँ जी, कैसे बताएंगे आप मुझे? इसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चे? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज. वेरी गुड. तो इट विल कम आउट विद 12 ऑर्डर्स, यानी कि इन 1 ईयर वी विल बी गिविंग 12 ऑर्डर्स. पूरे साल में हम कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करेंगे? 12 ऑर्डर प्लेस करेंगे. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स. ना आपने रटना नहीं है, सोच के बताइए. 12 महीने और 12 ऑर्डर्स हैं. 12 महीने 12 ऑर्डर्स. सो कितने टाइम बाद अगला ऑर्डर आएगा? पूरे 12 मंथ्स में 12 ऑर्डर देने हैं. तो व्हाट विल बी द टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स? कम ऑन. हाँ जी, व्हाट विल बी द टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स? द आंसर इज 1 मंथ. 1 मंथ. तो आप लिखेंगे टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स. जब भी हमें निकालना हो तो इट इज 12 मंथ्स अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो, 52 वीक्स अगर आपको वीक्स में निकालना है तो, 365 डेज अगर आपको डेज में निकालना है तो. डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स. डिवाइड बाय क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. सिंपल. सो इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फाइंडिंग आउट टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स इन वीक्स, so that will be 52 divided by number of orders. If they are asking you in terms of days, so it will be 365 divided by number of orders. Very well done. Very good, very good. सर अगर क्वेश्चन में एनुअल डिमांड और एनुअल कंजम्पशन दोनों दिया हो तो व्हाट वी विल टेक? डेफिनेटली एनुअल कंजम्पशन लेना है आपने. वी ऑलवेज हैव टू कंसीडर एनुअल कंजम्पशन. एनुअल डिमांड हमें नहीं चाहिए होती, याद रखिएगा. ठीक है, एक नोट लिख लीजिए. हाँ जी, प्लीज एक नोट लिखेंगे जरा. while computing EOQ we always require annual consumption. हमेशा याद रखना EOQ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? एनुअल कंजम्पशन. और एनुअल कंजम्पशन कैसे निकलती है? लिख लीजिए. एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय इनपुट आउटपुट रेशो. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. ठीक है जी, लेकिन लिखेंगे इफ इनपुट आउटपुट रेशो. आज बड़ा गला खराब हो रहा है मेरा. इफ इनपुट आउटपुट रेशो नॉट गिवन. मान लेते हैं क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट रेशो नहीं दिया हुआ, तो आपने इसको अज्यूम करना है 1:1. आप इनपुट आउटपुट रेशो को क्या अज्यूम करेंगे? 1:1. Now what is 1:1? 1 unit of input for 1 unit of output. Now who will tell me if input output ratio is 1:1, तो क्या annual demand and annual consumption क्या सेम हो जाएगा? बिल्कुल. तो कई बार आप देखोगे कि क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट रेशो वॉज मिसिंग एंड एनुअल डिमांड को ही दे हैव अज्यूम्ड एज एनुअल कंजम्पशन. तो ऐसा क्वेश्चन में होगा, ये ध्यान रखिएगा. बट इन केस अगर इनपुट आउटपुट रेशो इज गिवन टू यू, तो यू विल मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड विद इनपुट आउटपुट रेशो टू गेट एनुअल कंजम्पशन. ठीक है, वेरी गुड. सो आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन नाउ.
आपने मुझे इनपुट आउटपुट रेशो निकाल के देनी है, लिखना जरा। आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन। आज तो गला बहुत खराब हो गया यार। लिखिए, इफ 2 units of inputs are required for 5 units of output. हाँ जी, 2 इनपुट चाहिए 5 आउटपुट के लिए। बताओ व्हाट विल बी द इनपुट आउटपुट रेशो। वेरी सिंपल यार। हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट विल बी द इनपुट आउटपुट रेशो? यस प्लीज, एनीवन? हाँ जी, व्हाट विल बी द इनपुट आउटपुट रेशो in case if 2 unit of input are required for 5 units of output? Very well done. So it will be 2:5. Very good. बहुत बढ़िया. It will be 2:5. Thank you for everyone. ये पता है क्या हो रहा है? आजकल जब इस तरह से क्लासेस ली जाती हैं तो इसमें स्ट्रेस बहुत लगता है। साहिल शर्मा कह रहा है 2:1. साहिल 2:5. ओके फाइन. सो आई एम वेरी श्योर दिस इज ऑल डन नाउ. सो द फर्स्ट टॉपिक इज डन, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, और वो कंजम्पशन वाला पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया. वेरी गुड. सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल लीवरेज. हाँ जी, चेक करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्किंग कैपिटल लीवरेज. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा इसको. वर्किंग कैपिटल लीवरेज. यस प्लीज मार्क इट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मार्क करेंगे इस टॉपिक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. आइए देखिए जरा. नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा. देखिए, वर्किंग कैपिटल लीवरेज का पहले मतलब लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि उसका रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है. ठीक है, आई होप एवरीबडी नोज लीवरेज का मतलब हमने पढ़ा हुआ था रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस वी ऑल्सो कॉल इट एज सेंसिटिविटी. लीवरेज के 2 मीनिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी. सो जब भी आई विल बी यूजिंग द वर्ड लीवरेज, लीवरेज स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, लीवरेज स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी. राइट? ओके. सो नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल लीवरेज? तो लिखिए जरा. वर्किंग कैपिटल लीवरेज मीन्स responsiveness on, हाँ जी, responsiveness of changes in return on capital employed due to change in working capital. यानी कि ये हमें बताता है कि what will be the responsiveness on changes in the working return on capital employed due to percentage change in working capital. तो आप लिखिए इसको ऑल्टरनेटिवली हम कैसे लिखते हैं. वर्किंग कैपिटल लीवरेज मीन्स percentage change in ROCE, percentage change in ROCE divide by percentage change in working capital. ठीक है जी, सिंपल. सो वर्किंग कैपिटल लीवरेज स्टैंड्स फॉर परसेंटेज चेंज इन ROCE डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल. क्लियर है? थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं इसको. क्या मतलब है इसका? लिखो. It represents
efficiency of मैनेजमेंट या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स बाय द कंपनी. मतलब हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग आवर करंट एसेट्स, it is being represented by working capital leverage. How efficiently we are using our working capital या how efficiently we are using our current assets. आप अपने current assets को कितना efficiently use करते हो, it is being represented by working capital leverage. Clear है? Yes sir. So let us take one example now. लिखिए suppose हाँ जी, सपोज वर्किंग कैपिटल लीवरेज इज 0.68. सपोज वर्किंग कैपिटल लीवरेज कंपनी का कितना है? 0.68. ठीक है जी. और अगर मैं कहूं फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन ROCE इफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस बाय 2% या वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस बाय 10%. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन ROCE इफ वर्किंग कैपिटल लीवरेज इज 0.68. यस, कैसे लिखेंगे हम इसको? इट्स वेरी सिंपल. See, working capital leverage percentage change in ROCE divide by percentage change in working capital. So working capital leverage के बदले में we will write 0.68. Percentage change in ROCE, let it be X, and percentage change in working capital is 10. So you tell me my ROCE will changed by 6.8%. Simple. So if there is change in working capital by 10%, my ROCE will change by 6.8%. Very well done. I hope so. Working capital leverage का मतलब क्या होता है? एक बार जरा सारे मेरे साथ साथ बोलना है. Working capital leverage का मतलब होता है responsiveness, sensitivity, किसमें? On ROCE due to चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल. ये रिप्रेजेंट करता है हाउ एफिशिएंटली वी आर यूटिलाइजिंग आर करंट एसेट्स. हाउ एफिशिएंटली वी आर यूटिलाइजिंग आर करंट एसेट्स, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड थ्रू वर्किंग कैपिटल लीवरेज. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. अब एक बच्चे ने पूछा कि सर एक बात बताओ, ये 0.68 कैसे आया? हाँ जी, आपने ये 0.68 कैसे निकाला ये बता दो. तो अब लिखो जरा, वर्किंग कैपिटल लीवरेज का क्वांटिफिकेशन कैसे होगा? जैसे मैंने लिख दिया 0.68. सो द क्वेश्चन इज हाउ डू वी कैलकुलेट दिस 0.68? तो लिखिए जरा, द फॉर्मूला इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स माइनस चेंजेस इन द करंट एसेट्स. हाँ जी, वर्किंग कैपिटल लीवरेज का फॉर्मूला नोट करना है आपने. करंट एसेट्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स माइनस डेल्टा करंट एसेट. डेल्टा मतलब चेंजेस. डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन करंट एसेट्स. चेंज इन करंट एसेट्स. वेरी गुड. सो दिस इज हाउ डू वी क्वांटिफाई. Once quantified, how do we find the relationship? So there are two formulas. I am very sure अगर आपको याद हो तो हम लीवरेज में दो फॉर्मूला पढ़ते थे. एक OL निकालते कैसे हैं, फिर उसको यूज कैसे करते हैं. FL निकालते कैसे हैं, उसको यूज कैसे करते हैं. कंबाइंड लीवरेज, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू यूज. आई होप सो एवरीवन इज क्लियर. इन द सिमिलर वे, वर्किंग कैपिटल लीवरेज, हाउ टू फाइंड आउट, दिस इज द फॉर्मूला. Once value is given, how to use the other one formula. ठीक है ना? So we have two formulas for working capital leverage also. This is to quantify. This is to quantify. Very good. So I'm giving you one question now.
Just write down one question. Suppose we do have two firms है हमारे पास. एक में current assets are for 300 lakhs and fixed assets are for 200 lakhs. So company's total asset is for 500 lakhs. भावना ये responsiveness दिखा रहा है, meaning thereby in case if working capital will increase by 10%, तो मेरी ROCE पे उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? दैट विल इंक्रीज, बट कितने से? नॉट बाय 10 बट ओनली बाय 6.8. यस, तो ऊपर लिखना है आपने. सपोज वी हैव टू फर्म्स एंड बोथ आर हैविंग सेम टोटल एसेट्स. वी हैव टू फर्म्स A and B and both are having same total assets, but the only difference is one is having current assets of 300 lakh, the other one is having current assets of 200 lakhs. लिखिए जरा. Find out working capital leverage if both companies decided to reduce current assets by 20%. अगर दोनों कंपनीज ने डिसाइड किया कि दे विल रिड्यूस करंट एसेट्स बाय 20%, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल लीवरेज? दोनों ने फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, एक मैं आपको कर देता हूं. ठीक है, फर्म ए का मैं आपको निकाल देता हूं. इट इज करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स माइनस डेल्टा ऑफ करंट एसेट्स. करंट एसेट्स इज 300 lakhs. टोटल इज 500 माइनस डेल्टा मतलब चेंज. 20% ऑफ 300 60. ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 440. आंसर निकालेंगे कितना आएगा? सो दिस इज 0.6818. क्लियर है ना? तो इसका मतलब कंपनी ए का वर्किंग कैपिटल लीवरेज कितना है? 0.6818. मतलब रिस्पॉन्सिवनेस है बट कितना? इतना. इसको हम कैसे लिखेंगे? 68.18% भी लिख सकते हो आप इसको. 68.18% भी लिख सकते हो आप इसको, बट इट इज बेटर कि आप इसको ऐसे ही लिखिएगा 0.6818. ठीक है जी. तो हमारा जो फर्म ए का वर्किंग कैपिटल लीवरेज है दैट इज 0.6818. सो कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल लीवरेज फॉर फर्म बी? फर्म बी का वर्किंग कैपिटल लीवरेज कितना होगा? एनीवन कैन कैलकुलेट दिस. सेम वे, करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स माइनस डेल्टा करंट एसेट्स. निधि वेरी गुड. 0.4347 निधि कह रही है. ओके, दैट्स गुड. Very well done. So it will be 200 upon 500 minus, so I think this is 40, right? So 200 upon 460. So that will be 0.4347. Very well done. So this is the formula. How do we calculate? अब मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी, कोई मुझे बताएगा? If working capital increases by 10%, find out percentage change in ROCE. निकाल लेंगे हम बिल्कुल. कैसे? use working capital leverage as percentage change in ROCE upon percentage change in working capital. Very well done. So working capital leverage के बदले में write 0.6818. Let it be x, this is be 10. इसको क्रॉस कर दीजिएगा दोनों फर्म्स के लिए. क्लियर है? सिंपल. I hope everyone is clear with the concept. Yes.
सो अगर पेपर में आ जाता है वर्किंग कैपिटल लीवरेज को क्वांटिफाई करना है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला. इन केस अगर वर्किंग कैपिटल लीवरेज की वैल्यू गिवन है और आपसे वो पूछा जा रहा है बताओ विद व्हाट परसेंटेज ROCE विल चेंज, सो यू विल यूज दिस वाला फॉर्मूला. क्लियर है? सेम एज लीवरेज वी यूजिंग टू फॉर्मूला फॉर द लीवरेज. यहां पर भी हम लोग दो फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर वर्किंग कैपिटल लीवरेज कॉन्सेप्ट. क्लियर है? यस, वेरी गुड. एग्जैक्टली पूर्वा, दिस इज इन टाइम्स. 0.6818 is times. Very good. Same as जैसे हम लीवरेज में पढ़ते थे OL 2 times, 3 times, 4 times. So this is also in times. Very good. Okay, so I hope this is clear now. सो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 वर्किंग कैपिटल लीवरेज, उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया. एक बार ही थम्स अप कर देंगे अगर क्लियर है तो. हाँ जी, एक बार ही थम्स अप करेंगे अगर समझ आ गया तो. वेरी गुड. सो वी हैव कंप्लीटेड 2 कॉन्सेप्ट्स नाउ, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स एंड वर्किंग कैपिटल लीवरेज. मैं आपको वैसे एक चीज बता दूं, जब आप मेरी क्लास लेते हो तो आपने नोटिस किया होगा मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता पढ़ाते समय. ठीक है? इट्स नॉट कि मुझे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर चाहिए या यूट्यूब के ऊपर. जेन्युइनली आई वॉन्ट यू पीपल टू पास थ्रू विद दिस एग्जाम. ठीक है? सो दैट इज ओनली द रीज़न कि मैं आपको कोई भी जो चीज़ पढ़ाता हूँ ना उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दूँ और उसके बाद अपने आप डिक्शनरी में ढूंढते रहो. ठीक है? वेरी गुड. सो वॉट एक्चुअली आई वॉन्ट फ्रॉम यू पीपल इज दैट बी सिंसियर. कोशिश करो, ज्वाइन करो क्लास को ऑन टाइम. थोड़ा सिंसियरिटी अगर आप लोग दिखाओगे तो डेफिनेटली आई विल बी डूइंग मोर वर्क फॉर यू. बट जहां मुझे लगता है कि यू पीपल आर नॉट सिंसियर इनफ, तो फिर वहां पर मुझे भी लगता है कि देर इज़ नो नीड टू वर्क डू हार्ड वर्क फॉर यू पीपल, बिकॉज आप ही नहीं चाहते तो फिर मैं भी चाह कर क्या कर लूँगा. ठीक है ना? यस. चलिए, वेरी गुड. अब ऊपर हेडिंग डालनी है आपने. वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नाउ. ऊपर लिखेंगे कैश मैनेजमेंट. यस, राइट ऑन द टॉप कैश मैनेजमेंट. ठीक है जी, राइट ऑन द टॉप कैश मैनेजमेंट. सी, इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ने हैं. टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3. देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है लिखिए व्हाट इज नीड फॉर कैश. सो पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी रिक्वायर कैश. किसी भी कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. सो राइट डाउन द नेक्स्ट वन. स्नेहा, यस, वर्किंग कैपिटल लीवरेज कॉन्सेप्ट इज ओवर. सेकेंड क्वेश्चन लिखना है आपने. हाउ मच कैश वी शुड कैरी. हमें अपने साथ कितना कैश कैरी करना चाहिए. दैट इज हाउ मच कैश वी शुड कैरी ऑल द टाइम. ठीक है? तो सबसे पहला है नीड फॉर कैश. Second question is how much cash we should carry, and the third one is how to draw cash budgets. How to draw cash budgets. ठीक है जी. सो नीड फॉर कैश, इसको हम मोटिव्स भी बोलते हैं. मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश. किसी भी कंपनी में कैश क्यों रखा जाता है. वेरी गुड. सो 3 चीजें हमने पढ़नी है. सो वी विल कैरी 1 बाय 1 करके पिक करेंगे हम इसको. सबसे पहला टॉपिक आ रहा है नीड फॉर कैश. नीड फॉर कैश लिखिए जरा. सी, जनरली अ कैश इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर 3 मोटिव्स. सो सबसे पहला मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव.
हाँ जी, फर्स्ट मोटिव क्या होता है बच्चे? ट्रांजैक्शन मोटिव. सो व्हाई डू आई रिक्वायर कैश? बिकॉज आई नीड टू डू ट्रांजैक्शंस, daily transactions. I need to buy something, I need to pay some bills. So for all these transactions, we definitely require cash. Let's say my total transaction, for transaction, it is only, let's say 1 lakh is required. But still we carry more than 1 lakh. Why? लिखेंगे precautionary motive. अच्छा, आपने अपनी तरफ से कोई नाम नहीं लिखना. जो मैं नाम लिख रहा हूं पेपर में यही लिख के आना. कुछ और लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे आपके. यस. तो सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव. द सेकेंड वन इज प्रिकॉशनरी. नाउ व्हाट इज प्रिकॉशनरी? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? सी, हमारे घरों में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कैश हम लोग सरप्लस वी यूज टू कैरी विद अस, ताकि इन केस ऑफ एनी अनसर्टनिटी वी कैन यूज दैट कैश विद अस. सो दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव. यस. और एक तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव. स्पेकुलेटिव मोटिव. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेकुलेटिव मोटिव? देखिए, लाइफ में ना समटाइम्स यू विल सी देयर आर सर्टन अपॉर्चुनिटीज इन द लाइफ. सो इफ यू रियली वांट टू एनकैश दोज अपॉर्चुनिटीज, तो यू शुड कैरी कैश विद यू. आपके पास कैश होना चाहिए इफ यू रियली वांट कि उस अपॉर्चुनिटी को यू वांट टू एनकैश. So if you want to encash any opportunity in the market, that is possible if you are carrying cash with you. So that is called as speculative motives. Come on, that is called as speculative motive. Right. Exactly. So this is precautionary, is contingency as well as emergencies. Very good, Himanshi. Very good. So I am very sure the need for cash is clear to everyone. So अगर पेपर में आ जाता है what is the motives of holding cash, प्रोफेशनल वालों को बता दो कि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. सो यू नीड टू इलैबोरेट. इफ यू नो द 3 पॉइंट्स, आई एम वेरी श्योर दैट यू कैन इलैबोरेट द पॉइंट्स. सो दीज आर द 3 पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आ सकता है, ध्यान रखिएगा. वेरी गुड. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. हाँ जी, अगला देखेंगे जरा. हाउ मच कैश वी शुड कैरी. सर, इसके लिए अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बाउमल्स मॉडल पढ़ा था बच्चे. बाउमल्स मॉडल. तो लिखिए जरा, ऊपर हेडिंग डालेंगे बाउमल्स मॉडल. यस प्लीज. द हेडिंग इज बाउमल्स मॉडल. अब बच्चों ने पूछा सर बाउमल्स मॉडल हमें क्या सिखाएगा. लिखिए, देखिए, बाउमल्स मॉडल कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ कैरिंग कैश विद यू, यू शुड कैरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज विद यू. लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एवरी फर्म शुड कैरी marketable securities which can be sold out as and when cash is required. आपको जब भी पैसा चाहिए होगा आप उन सिक्योरिटीज को सोल्ड आउट करो तो यू विल गेट द कैश. So instead of holding cash, we should keep marketable securities with us. तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सर व्हाट विल बी द ऑप्टिमल साइज ऑफ सिक्योरिटी that we should hold? What should be the optimal size of security that we should hold? हमें जो सिक्योरिटी होल्ड करना है उसका ऑप्टिमल साइज क्या होना चाहिए, उसका ऑप्टिमल साइज क्या होना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन. सो इफ यू रिमेंबर, टू फाइंड आउट ऑप्टिमल साइज, बाउमल ने वही वाला फॉर्मूला दिया था जो आपने ईओक्यू में पढ़ा था, ट्वाइस ऑफ. हाँ जी, कौन बताएगा? जैसे हमने वहां पढ़ा था ट्वाइस ऑफ AOC, पढ़ा था आपने, वेयर ए क्या था मेरा,
एनुअल कंजम्पशन, ओ क्या था आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी था कैरिंग कॉस्ट। सब कुछ सेम है, ट्वाइस ऑफ एटीसी कर देना इसको। ओ के बजाय आप क्या लिख देना टी। ना बच्चा कहता है सर व्हाट इज टी, तो लिखिए वेयर ए जो है दैट इज माय एनुअल रिक्वायरमेंट, टी इज माय ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एंड सी इज माई कैरिंग कॉस्ट आप बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर कैरिंग 1 रुपी फॉर 1 ईयर। अगर हम 1 रुपए को 1 साल के लिए, 1 रुपए को 1 साल के लिए अगर हम होल्ड करेंगे, मैं रिपीट करता हूं, 1 रुपए को इफ यू आर कैरिंग फॉर 1 ईयर, सो वहां पर जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी उसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है? ठीक है। सो ए इज माई एनुअल रिक्वायरमेंट, टी इज माई ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड सी इज माई इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर कैरिंग 1 रुपी फॉर 1 ईयर। 1 रुपी फॉर 1 ईयर। ठीक है जी, वेरी वेल डन, वेरी गुड, एग्जैक्टली। सो आई विल बी डूइंग वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। हाँ जी, ऊपर हेडिंग डालनी है। एक क्वेश्चन लिखेंगे जरा। सपोज आर एनुअल रिक्वायरमेंट is 24 lakh rupees. Suppose my annual requirement for cash is 24 lakh. My annual requirement for cash is 24 lakh. Carrying cost दिया हुआ है 12% per annum. Carrying cost कितना है? 12% per annum. ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है 100 रुपीज पर ट्रांजैक्शन, पर ट्रांजैक्शन। फाइंड आउट करेंगे ऑप्टिमल साइज ऑफ सिक्योरिटी using Baumol's model. Using Baumol's model, you are supposed to calculate what will be the optimal size of security. एक बार ये निकाल के दिखाएंगे जरा सारे बच्चे फटाफट से। हाँ जी, कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिमल साइज ऑफ सिक्योरिटी यूजिंग बाउमल्स मॉडल। हाँ जी, कितना आंसर आया बेटा? अलग अलग क्यों आ रहा है आपका? सो फॉर्मूला इज ट्वाइस ऑफ 24 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 0.12, 12% ऑफ 1 रुपी। सो 2 इंटू 24 लाख इंटू 100 0.12 and then square root. So this will be 63245. 63245. Exactly. Very good. So this should be the optimum size of the security. This should be the optimum size of the security. That is 63245. Will be the optimum size of the security. I am very sure clear to everyone. लॉक कर दे इसको, वेरी वेल डन।
So optimum size of the security will be 63245. Great. बहुत बढ़िया बच्चे. ठीक है जी. 63245 will be the optimum size of the security. Very well done. Very well done. अच्छा, अगर कोई पूछे कितनी सिक्योरिटीज लोगे तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कैसे निकालोगे? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय साइज. सो 24 लाख डिवाइड बाय 63245. 24 lakh divided by 63245. So number of securities will be 37.94. Interpretation. अभिनव इसका इंटरप्रिटेशन है कि आप छोटी छोटी सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ so that if cash is required, so you are not supposed to sell every security. So suppose if cash is required, तो I will be selling this one. फिर उससे क्या होगा, इसको बेचने से पैसा आ जाएगा और बाकियों में इंटरेस्ट आता रहेगा. यू नीड मोर कैश, आप इसको बेच देना, सो इससे पैसा आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी से इंटरेस्ट आता रहेगा. सो इन दिस मैनर व्हाट विल हैपन, फॉर एवरी सिक्योरिटी यू आर सेलिंग आउट, फॉर एवरी सिक्योरिटी यू आर सेलिंग आउट, डेफिनेटली सेल करने से आपको क्या मिलता जाएगा, पैसा मिलता जाएगा. और जो सिक्योरिटीज आप नहीं बेच रहे हैं, क्या वहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा. यस, दैट इज द कॉन्सेप्ट. आई होप अभिनव सिंह क्लियर टू यू. वेरी वेल डन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया. चलिए अब लिखेंगे जरा नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखना है बेटा कैश बजट. ऊपर हेडिंग डालनी है हमने कैश बजट. कैश बजट. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस एंटायर चैप्टर. बट ये टॉपिक भले ही लास्ट है, बट इसमें टाइम लगेगा. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक कि एकदम से हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, तो ऊपर हेडिंग डालनी है हमने कैश बजट. हाँ बिल्कुल है बेटा. अंकिता कैसी बातें कर रही है? अंकिता जी क्या बातें कर रहे हो? कैश मैनेजमेंट डेफिनेटली फॉर एग्जीक्यूटिव ऑल्सो. चलिए बहुत बढ़िया. लिखिए जरा कैश बजट का मतलब क्या होता है. देखिए कैश बजट का मतलब होता है वी नीड टू फाइंड आउट. लिखिए बजट्स आर ड्रॉन. बजट्स आर ड्रॉन टू फाइंड आउट एस्टिमेटेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. हाँ जी, बजट्स क्यों बनाए जाते हैं लिख लीजिए. बजट्स आर फाइंड आउट या बजट्स आर ड्रॉन टू फाइंड आउट एस्टिमेटेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ड्यूरिंग अ रेलेवेंट पीरियड. ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड लिख सकते हैं आप. एक गिवन पीरियड में अगर हमें अपने कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना हो कि what will be the inflow, what will be the outflow, what will be the inflow, what will be the outflow, तो वो हम उसके लिए क्या करते हैं, कैश बजट ड्रॉ करते हैं. सुषमा शर्मा, ये टॉपिक आप पढ़ लो, उसके बाद मैं दोबारा करा दूंगा वो चीज. हाँ जी, बजट्स आर ड्रॉन टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. Yes. लिखिए जरा हम कैश बजट कैसे ड्रॉ करते थे. अगर आपको याद हो तो हम सबसे पहले लेते थे ओपनिंग कैश, इसमें हम ऐड करते थे इनफ्लोज
माइनस करते थे आप इसमें से आउटफ्लोज, और हमारे पास आ जाता था क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस we carry with the opening cash, add inflows during that period, less outflows, we will get the closing cash balance. अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, जब मैं इनफ्लोज की बात करता हूं तो लिखिए जरा, इनफ्लोज में मेजर इनफ्लोज क्या होती हैं? कैश सेल्स। इनफ्लोज में मेजर इनफ्लोज क्या होते हैं? कैश सेल्स। और दूसरा होता है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। एक होता है कैश सेल्स और एक होता है कस्टमर से जो कलेक्शन आपने करा। ठीक है जी। सो वी विल कैरी ओपनिंग कैश, एड इनफ्लोज। इनफ्लोज का मतलब पहले तो कैश सेल्स और उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। इसमें से हमें माइनस करना होता है आउटफ्लोज। क्या माइनस करना होता है? आउटफ्लोज। सो आउटफ्लोज कैसे माइनस होते हैं लिखिए जरा। आउटफ्लोज के अंदर डेफिनेटली कैश परचेजेस, कैश परचेजेस, फिर लिखना है आपने पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और फिर आपने लिखना है पेमेंट फॉर वेजेस। पेमेंट फॉर वेजेस। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आउटफ्लोज में चली जाती हैं। एग्जैक्टली exactly. तो ये हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग कैश, और ये नेक्स्ट पीरियड का क्या बन जाता है? ओपनिंग कैश। वेरी गुड। सो अभी हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अपना दिमाग पूरा फोकस करके पढ़िएगा, एंड वी विल ट्राई टू ड्रॉ द कंप्लीट कैश बजट। कैसे बनेगा? आइए देखते हैं जरा। लिखो फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन compute, from given information compute amount of cash received ड्यूरिंग मंथ ऑफ जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च। आपको इन 3 महीने का कितना कैश आया फ्रॉम योर कस्टमर्स एज वेल एज फ्रॉम कैश सेल्स, वो आपको फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे जरा। सपोज दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च आपको सेल्स गिवन है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 lakhs. So sale is given from December to March. और कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी लिख लीजिए, 10% इन कैश and 90% 1 month credit. 10% in cash and 90% in 1 month credit. %10 in cash, 90% in 1 month credit. क्या हो गया तुम सबको लल्लुओ? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? पेपर आने वाले हैं तुम्हारे। कह रहा है वर्किंग कैपिटल में ये चैप्टर है।
अमन ने देखो क्या रिप्लाई दिया, कह रहा है फॉरेक्स चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगर कंपनी 10% कैश में बेच रही है और 90% एक महीने का उधार है, तो आप बताओ जनवरी फरवरी मार्च में टोटल कलेक्शन क्या आएगी? हाँ जी, टोटल कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च क्या आएगी, ये बताना है आपने। अच्छा, बता रहा था। फिर ठीक है। नहीं, बता रहा था फिर ओके है। मुझे लगा पूछ रहा है। चलिए सही है, वेरी गुड। इधर देखो बच्चे, कैसे निकालेंगे हम, तरीका सीखना सबने। हाँ जी, एक यूनिवर्सल मेथड सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। लेट सेल बी 100, लेट सेल बी 100, 10% of the sale is in cash and rest of the sale is on credit. So my cash sale is 10 and my credit sale is for 90. So the ratio becomes 10:90. Clear? ठीक है। मैंने कहा सामने देखिएगा एक बारी जरा। जब आपने ये रेशो बना ली ना, तो अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। इन जनवरी we will get 10% of January and 90% of December. पढ़ना सीख लीजिए, एक बारी पढ़ना आ गया, सो सिंपल। एक बारी पढ़ना सीख लेंगे जरा मेरे साथ। जनवरी में कितना आएगा? 10% जनवरी का एंड 90% दिसंबर का। तो चलो बताओ फरवरी में क्या आएगा? 10% फरवरी का एंड 90% जनवरी का, क्योंकि 1 मंथ लैग चल रहा है ना, तो हर महीने में अपना 10% आएगा और पिछले वाले का 90% आएगा। क्लियर है? यस, वेरी वेल डन। बहुतों ने तो आंसर भी निकाल दिया, दैट्स ग्रेट। सो आप मुझे बताएंगे जनवरी में 10% जनवरी का और 90% दिसंबर का आएगा। सो कौन मुझे बताएगा जनवरी की सेल कितनी है बेटा? 7 लाख। तो 70,000 और 5 लाख का 90% यानी कि 4.5 लाख, यह आएगा 520। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उम्दा आंसर, उम्दा आंसर। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए कि आप कितने बढ़िया बच्चे हो। जबरदस्त, जबरदस्त यार। शुभम, मेरे पास क्या बताऊं तेरे को, मैं टाइम ही नहीं मिलता यार। अभी लगाऊंगा रात को मैं। 10% ऑफ फेब्रवरी एंड 90% ऑफ जनवरी। 10% ऑफ फेब्रवरी दैट इज 8 लाख, 90% ऑफ जनवरी यानी कि 7 लैक्स। सो इट विल बी 80,000 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 630। सो टोटल पेमेंट आएगी 710। 710, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मार्च में कितना आएगा कौन बताएगा? मार्च में 10% मार्च का आएगा, 90% फेब का आएगा। चेक कर लीजिए, मार्च का कितना है? 10 लाख। और फेब्रवरी का आएगा 90% यानी कि 8 लाख। सो 8,20,000। वेरी वेल डन।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सही है, सबका सही है। लिखो जरा, कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस। लिखो फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन compute wages payable for January, February, March। आपको जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च इन 3 महीने की निकालनी है टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल। ठीक है जी। अब लिखेंगे जरा वेज बिल दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च का गिवन है। आपको वेज बिल दिया हुआ है, लेट्स से दिसंबर का 2 लाख, जनवरी का 4, फेब्रुवरी का 6, या फेब्रुवरी का कर लेते हैं 5, और मार्च का कर लेते हैं 7। सो आपको वेज बिल दिया हुआ है दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च। दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, आपको इन सबका क्या दिया हुआ है? वेज बिल। ठीक है जी, ओके। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है लैग इन वेजेस 1/3 मंथ। लैग इन वेजेस 1/3 मंथ। चलिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, अपने आप ट्राई करके दिखाओ जरा। हाँ जी, सबने अपने आप ट्राई करके बताना है। वेरी गुड वेरी गुड। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास अपने आप सॉल्व करने के लिए। सर, हमने ना एक पॉइंट पढ़ा था कि जब भी लैग इन वेजेस दिया होता है ना, तो जनवरी में पेबल कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 ऑफ दिसंबर प्लस 2/3 ऑफ जनवरी। 1/3 दिसंबर का, 2/3 जनवरी का। 2 लाख का 1/3, मतलब जितना लैग होता है ना, वो प्रिसीडिंग मंथ को बिलोंग करता है। याद रखिएगा, जितना लैग होता है दैट ऑलवेज बिलोंग टू द प्रिसीडिंग मंथ। So if lag in the wages is 1/3 month, that means 1/3 of the last month and 2/3 of the current month. February में कितना दोगे आप? 1/3 of January and 2/3 of February. So कौन मुझे बताएगा यहाँ पर दिसंबर के अंदर 2 लाख आ जाएगा और जनवरी में 4 आ जाएगा। फेब्रुवरी में व्हाट इज पेएबल? 1/3 ऑफ जनवरी, 2/3 ऑफ फेब्रुवरी। मार्च में क्या आएगा? 1/3 ऑफ फेब्रुवरी एंड 2/3 ऑफ मार्च। वेरी गुड, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। सो दीज आर द टोटल पेमेंट्स विच विल बी मेड इन द रिस्पेक्टिव मंथ्स। वेरी गुड।
याद रखो जितना लैग होता है वो प्रिसीडिंग मंथ को बिलोंग करता है. यस, लैग जो होता है दैट ऑलवेज बिलोंग्स टू द प्रिसीडिंग मंथ. वेरी गुड, वेरी गुड. आई होप एवरी वन इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट नाउ. सो जब भी हमें कैश बजट बनाना होता है तो उसमें कलेक्शन निकालनी आनी चाहिए, पेमेंट्स निकालनी आनी चाहिए, एंड देन जस्ट उसको एक कॉलम में रखिए. टोटल इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को माइनस करेंगे, सो यू विल सिंपली गेट योर क्लोजिंग कैश बैलेंस. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. सो आई एम गिविंग यू वन मोर सिचुएशन नाउ. एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, सबने निकालना है इसको. सपोज आपको सेल्स दिया है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. ठीक है ना, आपको सेल दिया हुआ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. ये दिया हुआ है 2 लाख, 5, 6 और 9 लाख. सो आपको सेल दी हुई है फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी. लिखिए क्रेडिट पीरियड या क्रेडिट पॉलिसी. कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी है 20% ऑफ सेल्स इन कैश. %20 of sale in cash, balance in 2 months in a ratio of 3:1. In ratio of 3:1. 20% of the sale in cash and balance in 2 months in the ratio of 3:1. फाइंड आउट करेंगे अमाउंट रिसीवेबल फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च. करिए बेटा इसको. हाँ जी, फाइंड आउट करेंगे अमाउंट विच इज रिसीवेबल इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च. करिए बेटा फटाफट से. वेरी गुड. श्रुति कह रही है ये तो टफ है. क्या टफ है बेटा? ओके. स्नेहा भी बताता हूं बेटा व्हाट इज दिस 2/3. अच्छा, मार्च की सेल इज नॉट गिवन, सॉरी. मार्च की सेल इज 12 lakhs. मार्च की सेल इज 12 lakhs. What will be the amount which will be collected during the month of January, February, March?
आइए देखिए ज़रा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो लेट माई सेल बी 100, सो 20% ऑफ द सेल इज इन कैश, सो ये कैश हो गया, सो रिमेनिंग 80 विल बी ऑन क्रेडिट। हमने पढ़ा बैलेंस इन 2 मंथ्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि जो बैलेंस बचेगा इसे 2 मंथ्स में करना है आपने, वो भी इन द रेशियो ऑफ 3:1। सो ना हु विल टेल मी, अगर हम 80 को 3:1 करेंगे इट विल बी 60 and 20। 80 को 3:1 करेंगे इट विल बी 60 and 20। तो हमारा एक रेशो बनेगा 20-60-20। ये अगर आपको आ गया ना तो समझ लो खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये अभी अभी मैंने सिखाया था, एक बार मैं दोबारा सिखा रहा हूं, चेक करेंगे जरा। इन जनवरी we will get 20% off January, 60% of December and 20% of November। मतलब जनवरी में, इन जनवरी वी विल गेट 20 ऑफ जनवरी, 60 ऑफ दिसंबर एंड 20 ऑफ नवंबर, क्योंकि क्रेडिट 2 मंथ्स का जा रहा है। वेरी गुड। सो अगर मुझे यहां पर सॉल्व करना हो तो जनवरी में 20% ऑफ जनवरी, 60% ऑफ दिसंबर एंड 20% ऑफ नवंबर, ऐसे करेंगे हम। यह आएगा 1,20,000, 3 लाख, 2,40। हाँ जी, कितना आया आंसर? 6,60,000 रुपीज आया। किसी का आंसर जनवरी में 660। 460 क्यों आया आपका? मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? इन जनवरी वी विल गेट 20% ऑफ जनवरी। वाई 460? वाई 460? अच्छा ये 40 आएगा यार, सॉरी। दिस इज 40,000। ओके, डन। 460। Okay, so in February what we will get? 20% of February, 60% of January and 20% of December, like this। So इसको सॉल्व कैसे करेंगे? February में 20% of February, so sale of February is given as 9 lakh rupees, 60% of January यानी कि 6 lakh, 20% of December यानी कि 5 lakhs। वन लैख 80,000, 360 and 1 lakh। So it will come out with 6,40,000। 6,40,000 will be your answer। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। और अगर हमें मार्च का निकालना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा उसमें हम कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। सो मार्च में वी विल गेट 20% ऑफ मार्च, 60% of February
and 20% of January, like this. Done. बहुत बढ़िया, ग्रेट, जबरदस्त। शालू को क्या हो गया? मार्च में सबका आंसर 9 लाख आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 20% ऑफ मार्च, सो 12 लाख का 20, 60% ऑफ फेब्रवरी यानी कि 9 लाख रुपीस, 20% ऑफ जनवरी यानी कि 6 लाख रुपीस। इसको सॉल्व करेंगे, 2 40, 5 40, 1 20, ऐड कर लीजिएगा एक बारी। सो द टोटल विल कम आउट विद 9 लाख रुपीस। ₹9 will be the total. I hope so. Collection is now very much clear to everyone. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे। जिन लोगों को थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत आई है तो यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आई होप मैंने आपको रिविजन के तरीके से नहीं कराया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। सो आई एम वेरी श्योर जब इसको आप दोबारा पढ़ोगे एक बारी और तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखिए जरा। अच्छा, एक दो बच्चों को डाउट्स आ रही है, वो मैं बता देता हूँ। 1 और 2 स्टूडेंट्स आर फेसिंग डाउट्स, उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। जब हम लोग लैग इन द वेजेस निकाल रहे थे, कुछ बच्चों को लैग वाला पॉइंट नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर कभी भी ये लिखा हो लैग इज 1/3, इसका मतलब समझो पहले क्या है। यानी कि जनवरी में हम सारी वेजेस देते ही नहीं, हम 1/3 को डिले कर देते हैं। तो अगर आप मुझे बताओ जनवरी में अगर आप 1/3 डिले कर देते हो, फिर देते क्या हो? तो बोला 2/3 ऑफ जनवरी देते हैं हम। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इफ 1/3 इज द लैग 1, सो आप अपने महीने का पूरा तो दोगे ही नहीं। कितना दोगे आप? 2/3 पे करोगे, क्योंकि आप बाकी का 1/3 क्या कर रहे हो? लैग कर रहे हो। अब मुझे बताओ फरवरी में क्या दोगे आप? 2/3 ऑफ फरवरी दे देना। लेकिन जो जनवरी का जो लैग था, क्या वो भी अब फेब में जाएगा? यस। तो फिर 1/3 किसका चला जाएगा? जनवरी का। समझ आई? ऐसे ही फरवरी का आपने 2/3 तो दे दिया, रिमेनिंग 1/3 ऑफ फरवरी कब जाएगा? मार्च में। सो मार्च में आप क्या दोगे बताओ? मार्च में आप क्या दोगे? अपना 2/3 और फरवरी वाले का 1/3। सो कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी। आई एम वेरी श्योर दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर। सही है जी। कौन सा वाला रेशो पार्ट? रेशो वाला इसमें कह रहे हो आप? कैश मैनेजमेंट में देखो, इसमें मैंने आपको ये सिखाया, लेट सेल बी 100, let sale be 100 and if cash sale is 20, my credit is 80, and according to the question whatever is my credit sale उसका 3:1 में डिवीजन हो रहा है। मतलब 80 का 3/4 1 मंथ क्रेडिट एंड 80 का 1/4
is 2 month credit. 3:1 का मतलब that will be given in 2 successive months in the ratio of 3:1. This is what they are saying. So that will be given in 2 successive months in the ratio of 3:1. Yes, very well done. हाँ पीयूष, यही तो बता रहा हूँ ना बेटा. 60-20 मतलब क्या हो गया? 60-20 इसलिए आया ना, 3:1. 80 का 3/4 60, 80 का 1/4 20, तो दैट बिकम 60-20. So this ratio will come out with 20-60-20. क्लियर है ना? So जनवरी का 20, दिसंबर का 60, नवंबर का 20. I hope everyone is clear with this now. Very good. और एक बच्चे ने क्वेश्चन और पूछा था मुझसे, जब हम बाउमल्स मॉडल निकाल रहे थे, when we were doing बाउमल्स मॉडल, तो हमने साइज ऑफ सिक्योरिटी निकाला था. अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं. मान लो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 2 लाख रुपए, शशांक बिल्कुल डिलीट होएगी. साइज ऑफ सिक्योरिटी है मान लो 50,000 रुपए का. तो क्या मतलब है मुझे बताओ? अगर मेरी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए है और अगर मैं 50,000 की सिक्योरिटीज होल्ड करूंगा, तो बताओ कितनी सिक्योरिटी होल्ड करोगे? सिंपल, 4 सिक्योरिटीज होल्ड करोगे आप. तो 50,000 की 4 सिक्योरिटीज को आप होल्ड कर लेना. 50,000 की 4 सिक्योरिटीज को आप होल्ड कर लेना. सिंपल, ठीक है ना? दैट्स इट. ठीक है जी, वेरी गुड. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए जाते जाते आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन नाउ. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सबने करना है इसको और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा. सो दिस क्लास विल बी देयर फॉर यू ऑल फॉर अनदर 30 to 35 मिनट्स. उसके बाद द क्लास विल बी रिमूव्ड. ठीक है? सो मेक श्योर कि आपको 30 से 35 मिनट में अगर आपका कुछ रह गया है तो वो आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है? उसके बाद फिर हम इस क्लास को हटा देंगे. लिखिएगा जरा सारे. एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. लिखेंगे जरा. 5 लाख, 7 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 lakhs. बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं. हाँ जी, दीज आर द सेल्स. आपको निकालना है कलेक्शन फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च. क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है. क्रेडिट पीरियड 30% ऑफ सेल्स इन कैश, बैलेंस इन 2 सक्सेसिव मंथ्स. in ratio of 4:3. मैंने आपको
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों को मैंने 35 मिनट का टाइम दिया हुआ है, तो आपकी कोई क्लास मिस हुई है तो आप उसको कंप्लीट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये क्वेश्चन का मुझे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कल क्लास नहीं रखेंगे, परसों रखेंगे हम लोग, डे आफ्टर टुमारो। एंड डे आफ्टर टुमारो जो हम लोग क्लास रखेंगे, दैट विल बी फॉर कैपिटल बजटिंग नाउ। कोई नहीं शिल्पी, आप डाउट लेके रखना, मैं देखता हूँ कुछ मैनेज करता हूँ उसके लिए अलग से क्लास। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। और प्लीज़ अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार जरूर करिएगा उसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।